वेलकम टू लेस्ट हिस्ट्री विद रेयत। आज यहाँ पर मैं आपके लिए फिजिक्स का जो भी मैंने आपसे पहले बताया था कि जितने भी चैप्टर आपके फिजिक्स में हैं वो मैं सारे के सारे आपको कराऊंगा। तो मैंने आपको इससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं जो दो चैप्टर आपको करा दिए हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स का और एक मैकेनिक्स का, तो उसके मैं क्वेश्चन आपको पहले कराऊँगा। तो जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो क्वेश्चन को लिखने में यानी कि उसको डिस्प्ले करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने अभी तक 12 दिनों तक, लगभग 12 से 15 दिनों तक कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। तो मैं अब वीडियो कंटिन्यू वे में डालूँगा, और क्योंकि आपके लिए मैंने प्रोजेक्टर की व्यवस्था कर ली है तो अब आगे से अच्छी तरीके से बेहतरीन कंटेंट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या आपके रेलवे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में जहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स का, वो मैं सारा का सारा आपको सॉल्व कराऊंगा विथ न्यूमेरिकल। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला डे है मेरा प्रोजेक्टर के साथ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे मैंने पिछले दिनों से लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा रखा है, थर्म किसकी इकाई है, यानी कि थर्म आपसे पूछी गई है किसकी इकाई है। तो आपको याद होगा जब मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था आपको थर्मोडायनेमिक्स, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था थर्म किसकी इकाई है। मैंने क्या बताया था? थर्म किसकी इकाई है। तो जिसने देख रखा है उसको याद होगा थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन लिख रखा है शक्ति किसकी इकाई है। तो देखिए यहाँ पर देखिए शक्ति किसकी इकाई होगी। शक्ति की इकाई क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वाट होती है। इसको आप याद रखिएगा। अब यार इसको याद ध्यान रखिएगा, ये शक्ति जो है ना कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए, या तो ये शक्ति पूछा गया है, हो सकता है ये एक लेंस की पावर और आता है, लेंस की शक्ति पूछी जाती है। तो जब लेंस की शक्ति यहाँ पर पूछेगा ना तो उसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए ऊष्मा की इकाई क्या होगी? थर्म होगी। प्रकाश की इकाई कोई होती नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश क्या पूछ रहा है, ठीक है। दूरी की इकाई क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, दूरी की इकाई जो होगी वो क्या होगी? मीटर होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, बर्फ को बुरादा में पैक किया जाता है क्योंकि, यानी कि मैंने आपको पहले जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि बर्फ़ को जो है ना बुरादे में क्यों पैक किया जाता है। ऑप्शन ए, बुरादा बर्फ़ के साथ चिपकता नहीं है। बुरादा आसानी से पिघलता नहीं है। बुरादा ऊष्मा का सुचालक है। बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपका जो बुरादा है यानी कि वो क्या है, एक प्रकार से क्या करता है, आपका बर्फ़ को इसमें रखा जाता है, बर्फ़ को इसमें रख दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है। लकड़ी क्या होती है? ऊष्मा की कैसी होती है? कुचालक होती है। अगर लकड़ी कुचालक है तो ध्यान रखिएगा लकड़ी से ही बुरादा निकलता है। तो इसका मतलब क्या है? बुरादा क्या होगा? कुचालक होगा, तभी क्या करेगा? बर्फ़ को वो पिघलने नहीं देगा। अब ध्यान रखिएगा, अगर हीट का ट्रांसफ़र, यानी कि अगर हीट ट्रांसफ़र हुई और बर्फ़ की तरफ अगर गई तो बर्फ़ क्या होगी? पिघलना प्रारंभ कर देगी। जिससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसको बुरादा में रख देते हैं। और बुरादा की क्वालिटी क्या होती है? वो क्या होता है? ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। अब देखिएगा, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि थैलियाँ होती है ना, यानी कि एक जल की पैकिंग करने के लिए अलग प्रकार की एक थैली आती है, तो उसमें जल को क्यों पैक किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा क्यों पैक किया जाता है? वह सरलता से मिल जाता है। किसमें? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या जल को गर्म करना आसान है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा?
विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से किस धातु की ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन दे रखे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, चांदी। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक, तो ऊष्मीय चालकता सबसे अधिक के लिए आपको याद रहा होना चाहिए, आपको ऊष्मीय चालकता मतलब हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा किसमें आसानी से तरीके से हो सकता है, यानी कौन ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है? क्या वो लोहा कर सकता है, तांबा कर सकता है, एल्युमिनियम कर सकता है या चांदी कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा कौन कर सकता है। राइट आंसर बनेगा चांदी, यानी चांदी मतलब ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका चांदी जो है ना सबसे ज़्यादा ऊष्मा का ट्रांसफ़र करेगा इन दिए हुए ऑप्शनों में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, जब क्वेश्चन दे रखा है कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, जब वो है कैसा होना चाहिए? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको बताया था मैंने, अगर ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण कराना है तो आपको ध्यान रखिएगा, एक शब्द मैंने जब आपको पढ़ाया था इसका नाम था ब्लैक बॉडी। क्या था? ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी का मतलब क्या था मैंने आपको बताया था आपको, जहाँ पर मैं आदर्श कृष्णिका की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? आदर्श कृष्णिका। ठीक है, अब एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये आदर्श कृष्णिका क्या होती है? तो मैंने बताया था ये आदर्श कृष्णिका ऐसी चीज़ है या ब्लैक बॉडी ऐसी चीज़ है जो क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है, यानी कि इसके ऊपर जो भी रेडिएशन पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, तो वो क्या करती है? ऊष्मा को कंप्लीट तरीके से ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है, लेकिन आपको याद होना चाहिए प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी चीज़ है नहीं जो पूर्ण तरीके से ऊष्मा जितनी भी इसके ऊपर गिर रही है, एमिट की जा रही है, उसको ऑब्जर्व कर पाए। बट मान के चलते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु है और मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविक तरीके से होती नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था ब्लैक बॉडी, यानी कि जो आपका सनलाइट पड़ रहा है उसका रिफ्लेक्शन कम से कम हो। तो उसके लिए आपको जो है ना क्या पिंड कैसा होना चाहिए, यानी कि जो बॉडी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट है ना वो कैसा होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिएगा, आपको जो मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या वो काला और खुरदरा होना चाहिए, या काला और मिश्रण होना चाहिए, या सफ़ेद और खुरदरा होना चाहिए, या सफ़ेद और मिश्रण होना चाहिए? तो आपको मैंने बताया था फर्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए? खुरदरा होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा जितने भी डार्क कलर हैं वो क्या करते हैं? ऊष्मा का अच्छी तरीके से अवशोषण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कलर भी कैसा होना चाहिए? काला, और कैसे सत्ता होनी चाहिए? खुरदरी। ठीक है, इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि सर्दियों में आप क्या करें? काले कपड़े पहने या डार्क कलर के कपड़े पहने, जबकि गर्मियों में आपको कैसे कपड़े पहनना चाहिए? सफ़ेद पहनना चाहिए या वाइट पहनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की जो ऊष्मा है ना वो किस पर निर्भर नहीं करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए जरा देखिए, अभिक्रिया के ताप पर या उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, या उत्पाद और अभिकारक की भौतिक स्थिति पर, या अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई या स्थिर आयतन पर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा वो करती है किस पर निर्भर नहीं करती है? उस पथ पर जिस पे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। चलिए नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है आपको, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैंडपंप से। जो हैंडपंप होता है वो आपसे पूछा जाता है शीतकाल में, सेम क्वेश्चन रहता है उसमें ये आपसे पूछा जाता है शीतकाल में हैंडपंप के पाइप क्यों फट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा पानी जब जमता है ना तो क्या करता है? फैलता है। फिर बता रहा हूँ, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हैंडपंप के पाइप जो है ना वो सर्दियों में क्यों फट जाते हैं। तो उसके लिए आप याद रखिएगा, अगर हैंडपंप का पाइप क्यों फटता है? क्योंकि जब पानी ठंडा होता है तो क्या करता है? प्रसार होता है उसका, यानी एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से
पाइप क्या है, फट जाते हैं सर्दियों में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर पूछा है शीतकाल में हैंडपम्प का पानी गर्म होता है क्योंकि। अब देखिए, आपने महसूस किया होगा कि सर्दियों में जब आप पानी को बाहर निकालते हैं, ठीक है, पंप से निकालते हैं बाहर, तो क्या होता है, आपको पानी गर्म महसूस होता है। वो क्यों महसूस होता है, ज़रा देखिएगा। शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है। ऑप्शन बी देखिएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। चलिए, ऑप्शन सी, पंप की क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिसके जल गर्म हो जाता है, तो फिर वो गर्मियों में भी होना चाहिए। भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पर सारे ऑप्शनों को आप पढ़िएगा सही से और आपको पता होना चाहिए क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है ना, वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, जिसकी वजह से आपको पानी कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है सर्दियों में। अब आपने पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है एक क्वेश्चन और, कि जब आपने पढ़ा इस तरह से मैंने डायग्राम बताया था, मैंने बताया था कि अब कोई झील है, झील जमती है तो नीचे वाला जो पानी होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है और मछलियाँ यहाँ पर जिंदा बच जाती हैं। क्यों बच जाती हैं, यानी कि टेम्परेचर ऊपर तो 0 हो गया, लेकिन नीचे टेम्परेचर जो है ना कुछ बना रहता है, जिसकी वजह से मछलियाँ जिंदा बच जाती हैं। क्यों बच जाती हैं, क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो लेयर कांटेक्ट में आएगी एनवायरनमेंट की, वो धीरे धीरे क्या करेगी, जमना शुरू होगी। तो जमते नीचे की तरफ आएगी, तो फिर वो क्या होगी, धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ हो जाती है नीचे से, यानी कि एक तरीके से नीचे वाली मछलियाँ आपकी ज़िंदा बनी रहती हैं। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। पर झील जमने के बाद भी, तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर होगा पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नए क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा निम्नलिखित में से किसमें ज़्यादा जलन पैदा होती है। तो उबलता हुआ पानी में, गर्म पानी में, भाप में, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर बनेगा किसमें, भाप से यानी स्टीम से। अब देखिए क्यों होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या छिपी रहती है, गुप्त ऊष्मा छिपी रहती है, यानी कि लेटेंट हीट छिपी रहती है, जो एक तरीके से कैसी होती है, गुप्त होती है, ठीक है। इसका जला हुआ खतरनाक होता है कंपेयर टू उबलते हुए पानी के। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नए क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिएगा, नए क्वेश्चन दे रखा है, दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है। यानी कि अगर दो बॉडी है, यानी कि अगर ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, तो उनमें ऊष्मा का जो ट्रांसफ़र होगा, यानी हीट का जो ट्रांसफ़र होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, उनकी विशिष्ट ऊष्मा पर डिपेंड करेगा, उनकी गुप्त ऊष्मा पर डिपेंड करेगा, अपने अपने तापमान पर, या ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। तो आप ध्यान रखिएगा, राइट आंसर बनेगा अपने अपने तापमान पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा, तापमान पर। अगर ये टेम्परेचर इसका T1 और इसका T2 है, अगर T1 = T2 हो गया, यानी कि तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र इधर से उधर होगा ही नहीं। अब देखिए, अगर T1 > T2 है, यानी कि T1 की जो वैल्यू है, यानी कि इस वाले की एक ही अगर वैल्यू ज़्यादा है, तो ऊष्मा का ट्रांसफ़र किधर होगा, लो टू हाई की तरफ, सॉरी हाई टू लो की तरफ, ठीक है। यानी किधर जाएगा, उधर की तरफ। अगर T2 > T1 है, तो किधर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, इधर की तरफ, ठीक है। यानी कि जिधर कम हीट होगी, यानी कि जो कम गर्म होगा, उसकी तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसको आप याद रखिएगा कंसेप्ट को। इसको मैंने अब आपको बताया भी था, थर्मोडायनेमिक्स के सारे लॉ पढ़ाए थे मैंने आपको। अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए नए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, नए क्वेश्चन दे रखा है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि क्षैतिज ऊष्मा का जो संचरण होता है उसको क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है, अभिवहन यानी एडवेक्शन, संवहन कन्वेक्शन, चालन और विकिरण। तो राइट आंसर बनेगा एडवेक्शन, ठीक है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या बनेगा, एडवेक्शन यानी कि अभिवहन। तो इस प्रकार से मैंने आज टॉप 10 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन को करवाने की कोशिश की है। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को इंक्रीज करूँगा। आप वीडियो को शेयर करिएगा
और आप दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड विथ लेट्स स्टडी विद रजत। थैंक यू।